है मार्केट सर्विलेंस, ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो इसको भी पॉज लेंगे, सारे टेक्निकल एंड में, ठीक है। आ जाइए यहाँ से स्टार्ट करके। हेडिंग क्या दिख रही है आपको? रिस्क मैनेजमेंट इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। चैप्टर का नाम बताओ मुझे। सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया ये पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट चैप्टर क्या था? बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अदरवाइज अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट चैप्टर आपने प्राइमरी पढ़ा है, ठीक है, और ये एक तरीके से सेकेंडरी। पुराने सिलेबस में प्राइमरी सेकेंडरी एक ही हुआ करता था और बड़ा चैप्टर होता था और अच्छा खासा 15 मार्क्स तक का ये एवरेज लेता था पुराने सिलेबस में, ठीक है। चलिए अभी तो सब बदल चुका है। आइए, रिस्क मैनेजमेंट इन सेकेंडरी मार्केट। यहाँ एक पूरा का पूरा जो पैराग्राफ दे रखा है पूरा रिपीट है, उन्होंने इसे अच्छे से पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन किया है। आ जाओ, की रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स। ये क्या है हेडिंग? की रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स। इससे पहले भी हमने कुछ रिस्क पढ़ा है, जाओ उसकी हेडिंग पढ़ो, जाओ वापस। क्या था वो हेडिंग? टाइप्स ऑफ रिस्क, वेरी गुड। ये क्या क्या रिस्क है जब आप सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो वो क्या क्या रिस्क है, ठीक है। तो की रिस्क के यहाँ पे पूरे उन्होंने नाम दे रखे, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक, ठीक है, लिक्विडिटी, बिजनेस, वोलेटिलिटी, करेंसी, ये सारे पढ़े अपने, ठीक है। अब कंफ्यूज हो सकते हो इसीलिए मैंने उसको आपको एक बार दिखा दिया। वापस आओ, ये क्या बोल रहा है? की रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स, मतलब इसकी हेडिंग और उसकी हेडिंग में क्या था? वेरी गुड। कुछ की रिस्क है, ठीक है, इसको हम कैसे क्या करेंगे? मैनेज, मैनेज करने वाले मेजर्स है। तो अगर आपसे रिस्क पूछा गया है तो वो टाइप ऑफ रिस्क बताना, ठीक है। आओ एक बार रीड करें। सेबी ने कौन कौन से बताए? सबसे पहले बताइए कैटेगराइज करना, कैटेगरी, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज होती है। कैटेगराइज ऑफ द सिक्योरिटी इनटू ग्रुप 1 2 3 फॉर इम्पोजिंग द मार्जिन बेस्ड ऑन देयर लिक्विडिटी एंड द वोलेटिलिटी। इन्होंने क्या बोल दिया, इसकी अगर हेडिंग बनाओ तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया रिस्क की एक अलग से कैटेगरी बना दो। अलग अलग टाइप ऑफ रिस्क होते हैं तो भैया पहले आइडेंटिफाई करो कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। कैटेगरी 1 को, कैटेगरी 2 को, कैटेगरी 3 को, ठीक है। फिर उस पे इम्पोज करो मार्जिन। तो यहाँ मार्जिन का मतलब वो क्रेडिट वाला ने चले जाना। मार्जिन एक नॉर्मल मार्जिन भी होता है। क्या होता है मार्जिन? मार्जिन लेकर चलना, वो भी लाइन वाला भी मार्जिन, मार्जिन ही लेकर चलना होता है ना। थोड़ा सा क्या होता है, प्रोविजन लेकर चलना बोल सकती हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से लिक्विडिटी और जितने रिस्क हो सकते हैं, फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, आपको वैसा मार्जिन प्रोविजन लेकर चलना चाहिए। तो पहली हेडिंग क्या है? आप सारे के सारे रिस्क को एक कैटेगरी में डाल दो, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम को, रिस्क को और अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। दूसरा क्या बोल रहा है? वीआर शॉर्टकट है। फुल फॉर्म क्या लिखा है? वैल्यू एट रिस्क बेस्ड, क्या लिखा है? मार्जिन सिस्टम। इन्होंने बोला वैल्यू एट रिस्क, जितने भी शेयर्स आप खरीदते हो, जितने भी शेयर्स आप खरीदते हो, शेयर है वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। तो जितने भी आपने वैल्यूएशन किया उस हिसाब से आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको मार्जिन सिस्टम, अब मार्जिन सिस्टम वही वाला मार्जिन है बच्चा, अलग अलग मार्जिन। एक नॉर्मल मार्जिन की बात करूं तो ये एक डिक्शनरी मीनिंग वाले मार्जिन की बात करता है। ये मार्जिन सिस्टम की बात करूं तो मार्जिन सिस्टम क्या था? जो आपने वो मार्जिन पढ़ा था, मार्जिन ट्रेडिंग, इनिशियल और मेंटेन। तो ये कह रहा है कि भैया वो भी तो रिस्क ही हुआ ना। किसके लिए रिस्क हुआ? ब्रोकर के लिए रिस्क हुआ। ब्रोकर के लिए कैसे रिस्क हुआ बताओ जरा। भैया वो मार्जिन दे रहा है, सेलिंग प्राइस से कम हो गई तो उसको मेंटेन करना। तो ये कह रहे हैं कि भैया आप खुद का मार्जिन लेकर चलना, आप अपने वैल्यूएशन के हिसाब से क्या लेना? रिस्क लेकर चलना। तो बेस जो भी आपका मार्जिन सिस्टम होगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? स्पेसिफिकेशन ऑफ द मार्क टू मार्केट मार्जिन। ये वाला मार्जिन भी वही वाला मार्जिन है जो हमने यहाँ सीखा, यहाँ समझा, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया स्पेसिफिकेशन ऑफ द मार्क, आपको मार्क करना पड़ेगा टू द मार्केट मार्जिन। मार्केट मार्जिन वही मेंटेनेंस वाले की बात हो रही है। देखो एक ही चीज को ये लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ क्या लिखा है? इंट्रा ट्रेडिंग। अब ये इंट्रा ट्रेडिंग क्या होता है? एक ही दिन में खरीदा और बेचा, आज ही के दिन खरीदा, आज ही के दिन बेचा। तो इन्होंने कहा भैया इंट्रा ट्रेडिंग जो भी लिमिट्स होती है, ग्रॉस जो भी एक्सपोजर लिमिट्स होती है, देखो अब ये मान के चलो ये लिमिट की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई स्पेसिफाई कर दो। हम क्या चाहते हैं? अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। तो आप रिस्क को तब मैनेज कर पाओगे जब आप हर चीज की एक लिमिट तय कर दोगे कि भैया इंट्रा ट्रेडिंग करने की भी एक लिमिट है, नहीं तो आप अनलिमिटेड करते जाओगे, जब तक टाइम है करते जाओगे और बहुत ज्यादा रिस्क ले लोगे। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, रिस्क को मेजर कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या लिखा है? रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ इंट्रा ट्रेडिंग लिमिट, और क्या लिखा है? ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट बाय द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कर रखा है बच्चा? एक रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रखा है, मतलब वो भी मॉनिटर कर रही है। स्पेसिफिकेशन क्या? टाइम लिमिट किस चीज की? पेमेंट ऑफ
मार्जिन, ये वही वाला मार्जिन है कि भैया एक टाइम लिमिट तय कर दी जाएगी कब तक आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद अगर आपने नहीं किया, उस टाइम के अंदर अंदर नहीं किया, तो हम क्या कर देंगे, आपको ट्रेड करने नहीं देंगे। हम सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करें, फिर उसे क्या करें, मेजर करें, मैनेज करें। कलेक्शन ऑफ द मार्जिन इन दी, क्या लिखा है, अपफ्रंट बेसिस, मतलब जो सामने से दिख रहा है, तुरंत मुझे दिख रहा है, उस बेसिस में आपको मार्जिन कलेक्ट कर लेना। इंडेक्स बेस्ड मार्केट, अब इंडेक्स तो समझ में आ गया है, अलग अलग इंडेक्स है, सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स है, लेकिन क्या बस ये इंडेक्स होते नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। तो जो भी इंडेक्स बेस्ड मार्केट है, इसमें क्या लगा दो, सर्किट ब्रेकर। बच्चा, अब ये ब्रेकर्स क्या होते हैं, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्मली गाड़ी चलाते हो तो ब्रेकर का काम क्या होता है, बताओ जरा, स्पीड कंट्रोल करना। तो सेम बच्चा, जब मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या लगा देता है, एक ब्रेकर लगा देता है कि भाई अब आपकी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे। ठीक है, कैसे ब्रेकर लगता है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इन्होंने कहा कि भैया वो सर्किट ब्रेकर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक क्या लिखा है, डीएक्टिवेशन, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट मतलब स्टार्ट करना, चलना, डीएक्टिवेट मतलब हटा देना, बंद कर देना। ऑटोमेटिक डीएक्टिवेशन हो जाएगा किसका, ट्रेडिंग टर्मिनल का, इन केस क्या हो जाएगा बच्चा, ब्रीच कर दोगे क्या, एक्सपोजर लिमिट, एक लिमिट तय कर रखी है, इस लिमिट के आगे आप नहीं कर सकते हो ट्रांजेक्शन, अगर उस लिमिट के आगे अगर आप ट्रांजेक्शन करो तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल आपका जो अकाउंट चलेगा। वीएआर ऊपर बताया था, क्या था, वैल्यू एट रिस्क, भैया आप वैल्यू को देख कर ही रिस्क लो। ठीक है, मार्जिन सिस्टम वही सेम बातें बताई और थोड़ा डिटेल में, हैज बीन पुट इन अ प्लेस बेस्ड ऑन दी कैटेगरीज। ये जो वैल्यू एट रिस्क है, ये आप रिस्क की पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई करोगे, उस हिसाब से आप रिस्क लेते हो ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज में। द लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक्स डिपेंडिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द कॉस्ट, जो भी स्टॉक की लिक्विडिटी है वो उसके कॉस्ट पे डिपेंड करती है, वोलेटिलिटी जो अप डाउन होता रहता है। इट इज एड्रेसेस 99% ऑफ द रिस्क इन द मार्केट, स्टिल 1% भी रिस्क बच ही जाएगा। इन्होंने बस ट्राई किया कि हम 100% तो नहीं कर पा रहे, 99% हम रिस्क को कवर करने का ट्राई करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, लेकिन स्टिल 1% तो बेस बच ही जाता है। देखो डेटाज है, ठीक है, 100% कुछ होता भी नहीं है। वापस से हमने पढ़ा क्या, क्या उस रिस्क और इस रिस्क में डिफरेंस समझ पा रहे हो, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। अगर आपसे पूछा गया कि इन्वेस्ट करते वक्त क्या क्या रिस्क है, तो वो सारे पॉइंट्स बताना जो हमने कल पढ़ा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई की रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स क्या है, सेबी ने ऐसे कौन कौन से रिस्क को मैनेज करने वाले सिस्टम्स लगाए, इंस्ट्रूमेंट लगाए, इक्विपमेंट लगाए, तो आप ये सारी चीजें बताएंगे। तो फटाफट शॉर्ट में पहला क्या बोलता है, हेडिंग अगर मैं बोलूँ तो कैटेगरी डिसाइड कर लो। दूसरा क्या लिखा है, वैल्यू एट रिस्क, मार्जिन बेस्ड दे देना। फिर क्या स्पेसिफिकेशन कर लो, मार्केट के मार्जिन देख लो, स्पेसिफाई कर दो, स्पेसिफिकेशन कर दो इंट्रा ट्रेडिंग लिमिट, रियल टाइम मॉनिटरिंग भी स्टॉक एक्सचेंज लगा के रखा है, स्पेसिफिकेशन क्या कर दो, टाइम लिमिट ऑफ किसकी, पेमेंट ऑफ मार्जिन। कलेक्ट कर लो मार्जिन अपफ्रंट बेसिस जो सामने दिख रहा है। इंडेक्स बेस्ड मार्केट में क्या लगेगा बच्चा, वाइट सर्किट ब्रेकर्स यूज किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए, ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा अगर आप ब्रीच करते हो कोई भी लिमिट का। और फिर से इन्होंने बोला वैल्यू एट जो रिस्क है, ये मार्जिन सिस्टम में जो होता है वो प्लेस होता है बेस्ड ऑन दी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जिसमें हम पूरा का पूरा, ये इन्होंने कहा कि कॉस्ट पे ये डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ इन सारी चीजों से हम 99% रिस्क को तो कवर कर लेते, मेजर कर लेते। क्लियर है, चलिए। अच्छा और भी पॉइंट्स थे, एडिशनल मार्जिन हैव आल्सो बीन स्पेसिफाइड, एडिशनल और जो एक्स्ट्रा अगर हमें फॉर एग्जांपल ब्रोकर को डायरेक्ट कि भैया सामने वाला का मार्केट गिर जाएगा और ये मुझे नहीं देगा, मेरे पैसे पूरे लॉस में जाने वाले, तो चाहे तो क्या कर सकता है, एडिशनल मार्जिन अलग से भी मंगवा सकता है। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से चीजें क्लियर होती है। चलिए, कलेक्शन ऑफ द मार्जिन जो होता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट मतलब एक जो इंस्टीट्यूट बॉडी होगी, ठीक है, क्यूआईबीज वगैरह, ठीक है, तो इनसे अगर लिया जाएगा तो किस बेसिस में लिया जाएगा, T+1, मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन और प्लस एक दिन और, ठीक है, T+2 समझ में आता है, ऐसे T+1, कहीं भी अगर T+5 6 7 8, अभी आपके एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में देखा, प्रोफेशनल में हम पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे होते, तो T+ जो भी आएगा 10 15 16, तो T मतलब ट्रांजेक्शन वाला दिन, और उसके बाद कौन सा एक्स्ट्रा जो भी 5 6 7 8 दिन लिखा है। ठीक है, चले अब यहाँ पे टॉपिक ओवर, नेक्स्ट बताओ, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा चैप्टर एंड कर रहे, इन्होंने कहा कि अब हम थोड़ी सी ना कुछ पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, लाइन से हम पॉलिसीज पढ़ेंगे। ठीक है, वेरियस पॉलिसीज इन दी स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पर अभी स्टॉक मार्केट्स
तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, बॉम्बे पढ़ लिया, नेशनल पढ़ लिया। इसके अलावा इन्होंने कहा ऐसी बहुत सारी पॉलिसी है जो मार्केट में चल रही है, उन पॉलिसीज का इफेक्ट इस स्टॉक मार्केट में कितना क्या होता है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको हेडिंग क्या दिख रही है बच्चा? फेड पॉलिसी। ठीक है, फेड एक शॉर्टकट है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व सिस्टम, हमारी इंडिया का मेन सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। ऐसे ही बच्चा यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो जैसे हमारे इंडिया का आरबीआई है, वैसे ही इस यूनाइटेड स्टेट का क्या बच्चा? ये फेडरल रिजर्व सिस्टम है। तो इस फेडरल में से एफईडी उन्होंने ले लिया। फेडरल में से क्या ले लिया बच्चा? एफईडी ले लिया। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो उनके ऐसे मोनो रहता है यूनाइटेड स्टेट का फेडरल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, अब जो ये फेडरल रिजर्व सिस्टम है इसकी चलो डिटेलिंग पढ़ेंगे। फेडरल रिजर्व सिस्टम एक तरीके का क्या है बच्चा? सेंट्रल बैंक है। कहाँ का सेंट्रल बैंक है? यूनाइटेड स्टेट के। उसके कुछ 5 काम बताए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, अभी ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताइए आरबीआई के क्या क्या काम है, ट्राई करें। मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना, करेंसी रेगुलेट करना, सेफ्टी, बैंक्स को है ना लोन वगैरह देना, गवर्नमेंट को लोन देना। ठीक है, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट बोल सकते, रेगुलेट करना। और क्या? क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है, वेरी गुड। फॉरेक्स कस्टोडियन का भी काम करता है। अच्छा, तुम लोगों ने बचपन में थोड़ा कुछ वो पढ़ा है कि कुछ एक लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ता है, कुछ एक अमाउंट वगैरह, स्टैट्यूटरी रेशियो, वेरी गुड, है ना। चलो तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होने वाली है। चलो आ जाओ, तो काफी कुछ आरबीआई के बारे में पता है। अब यहाँ पे भाई हम अभी आरबीआई के बारे में नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ने वाले हैं? यूनाइटेड स्टेट का क्या पढ़ने वाले हैं? फेडरल रिजर्व सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये एक तरीके का सेंट्रल बैंक है, किसका? यूनाइटेड स्टेट। यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलिए, तो इसके सबसे पहले काम देख लेंगे। इसके कामों की हेडिंग यहाँ नीचे दिखेगी, आ जाइए। सबसे पहले क्या लिखा है? हेडिंग है ये। ठीक है, क्या हेडिंग है बच्चा? नेशंस की मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। जैसे हमारी इंडिया में भी आरबीआई यही करता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, सेम वहां के भी ये बनाएगा। चलिए, फिर क्या लिखा है बच्चा? स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। अब हमारे इंडिया में भी तो यही होता है ना, आरबीआई क्या देखता है? फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी देखता है। भैया अगर पैसे बहुत ज्यादा ही मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, कम है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, ये सारे सिस्टम्स होते हैं। तो सेम वहां पे भी यही वो काम करता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी करता है फाइनेंशियल सिस्टम को। नेक्स्ट क्या है बच्चा? सेफ्टी। और क्या करता है बच्चा? साउंडनेस। किसकी? इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उनको मॉनिटर करता है एक एक को कि भैया साउंड तरीके से सारे काम हो। ठीक है, सेफ्टी रहे। फॉस्टर मतलब होता है एनकरेज करना। फॉस्टर मतलब एनकरेज करना। फॉस्टर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये क्या करता है? सारे पेमेंट्स को एनकरेज करता है, फटाफट करवाता है, स्पीड देता है। और सारे के सारे सेटलमेंट सिस्टम भी यही करवाता है, जो भी पैसे का लेना देना है। ठीक है, सेफ्टी और इफिशिएंट तरीके से हो। सारी की सारी बैंकिंग इंडस्ट्री जो भी आपस में करी हो, वहाँ के जो भी यूएस गवर्नमेंट का होगा, हमारी इंडिया में भी यही होता है ना, बैंक से हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो भी डीलिंग होती है। चलिए, प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है भैया? कंज्यूमर को हमेशा प्रोटेक्ट करना। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू, कैसे? कंज्यूमर फोकस सुपरविजन, एग्जामिन करना, रिसर्च करना, इमर्जिंग कंज्यूमर इश्यूज, जो भी इनकी दिक्कतें उन्हें एक तरीके से रिजॉल्व करना। अब जैसे आज के टाइम पे आपने देखा यूपीआई आ चुका है। ठीक है, आज के टाइम पे सब्जी वाले के पास, ठेले के पास आपको दिखेगा ये छोटे छोटे सब यूपीआई है। तो भैया ये सारी चीजें कौन देखते हैं? एक तरीके से हमारा आरबीआई का ही पूरा कंट्रोल है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे ऐसे ही यूएस का एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है बच्चा? फेडरल रिजर्व सिस्टम। उसके ये फंक्शन है। समझ में आ गया? शॉर्ट में पहला क्या है बच्चा? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम देखना, सेफ्टी साउंडनेस देखना इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, पेमेंट्स को एनकरेज करना और सेटलमेंट जल्दी करवाना। ठीक है, और किसको प्रोटेक्ट करना? कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। क्या हेडिंग बना के एक्सप्लेन कर सकते हो? अभी ये फेड पॉलिसी के बारे में बताया। फेड पॉलिसी क्या होगी? इसकी द्वारा बनाई गई पॉलिसी बोल सकते हैं। फेड पॉलिसी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी क्या बताया? फेड बताया। फेड का फुल फॉर्म क्या है? फेडरल रिजर्व। बस इन्होंने एफईडी ले लिया, बस ये ले लिया है, एफईडी ले लिया। ठीक है, तो फेडरल पॉलिसी बोला। तो पहले इन्होंने आपको एक बैकग्राउंड बताया। ठीक है, चलो अब आ जाओ। हाउ चेंज इन द यूएस फेड रेट। अब जैसे हमारा आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है, वैसे वहां का भी तो होगा। तो क्या मैं उसे फेड रेट बोल सकती हूँ? कि ये फेड रेट हमारी इंडिया के मार्केट में इंपैक्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है। कैसे करता है? अच्छा, करेंसी की प्राइस। भैया यूएस का मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। यूएस मार्केट की बात करते हो, चलो करेंसी भी तो है ही। ठीक है,
मैं कह रही हूँ कि चलो नॉर्मली एक एसबीआई बैंक है, कौन सा बैंक है, एसबीआई बैंक है, ठीक है। क्या एसबीआई को आरबीआई से इफेक्ट होता है, मुझे ये बताओ। आरबीआई ने बोला है कि भाई मैंने इंटरेस्ट रेट बोल दिया 7%, तो भैया इसको भी बढ़ाना पड़ेगा ना। आरबीआई ने बोल दिया मैंने इंटरेस्ट रेट कर दिया 2%, तो इसको भी कम करना पड़ेगा ना। तो भैया एसबीआई के ऊपर उसका बाप बैठा है, बाप कौन है, आरबीआई। तो तुम्हें क्या लगता है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा तो कुछ है नहीं, यूएस कुछ बड़ा है। अगर यूएस अपना क्या कर देता है, फेड रेट को अप करता है या फिर क्या करता है, डाउन, तो उसका इफेक्ट बस हम इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में पड़ता है। क्योंकि भैया बिजनेस का लेना देना तो है ही ना, डीलिंग तो है ही ना वहां से। तो जो हमारी वहां से डीलिंग है, तो बच्चा यहाँ का अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आरबीआई को उसके अकॉर्डिंग कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर वहां ज्यादा होता है तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि बीच के यहाँ पर आर्बिट्रेटरी अपॉर्चुनिटी याद आ रही है, कुछ लोग इस चीज का क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। मान लो फेड रेट हो गया भैया 12%, मान लो ये हो गया 12%, और हमारे यहाँ चल रहा है भैया 7%। तो बीच की अपॉर्चुनिटी उठाने वाले लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर जाएंगे ना, सस्ता कहाँ है इंडिया में सस्ता पड़ रहा है ना, इंटरेस्ट साथ ही देना पड़ेगा। यहाँ पूरा पैसा लेकर वहां लगा देंगे, तो हमारा तो पैसे का शॉर्ट हो गया ना। तो एक्चुअल में आरबीआई को भी प्रेशर है, उसकी मर्जी नहीं है करने की, लेकिन ये प्रेशर है जिस कारण से उसे ये करना पड़ जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, यहाँ से पूरा पैसा उठाकर कहेंगे भैया यहाँ तो 7% मिल रहा है, करोड़ों उठा लो और कहाँ इन्वेस्ट कर दो, कहाँ लगा दो, इनको दे दो, यूएस में दे दो, भैया हमारे तो पैसे की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा भैया, 7%, 7% तो हम चुका ही देंगे, यहाँ से तो हमें 12% मिलने वाले। तो ऐसे फायदा उठाने वाले लोग बहुत है, और ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यस बच्चा, ये बात सच है। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बिजनेस का इफेक्ट तो होता ही है, वो पूरा का पूरा ग्लोबल तो लीड करता ही है। अमेरिका ने जो डिसीजन ले लिया, डिसीजन उसने ले लिया, तो भैया हमें भी तो उसका फेवर करना पड़ता ही है। आपके अगेंस्ट लड़ सकते हो क्या, वीक है बच्चा, कहाँ वीक है, टेक्नोलॉजी में। एक्चुअली में तुम उठा के देख लो, अच्छी बड़ी कंपनीज देख लो, अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजी दे दो, एआई देख लो, भैया कौन लेकर आ रहा है। तुम देखना हर कंट्री अपने आप में जूझता रहता है कि भैया वो सारे साइंटिस्ट के पीछे पड़ा रहता है, भैया कुछ करो कुछ करो कुछ करो, क्योंकि हर चीज बड़े लेवल में लाने वाला सबसे पहला कौन है बच्चा, वो टेक्नोलॉजी में ही जीत गया। जबकि हर तरीके से हम तो है ही ना, हम हार्डवर्क है, हम पॉपुलेशन वाइज है, लेकिन हम वीक कहाँ है बच्चा, हम टेक्नोलॉजी में वीक है। तो अमेरिका ने पूरी भीड़ में अपने आप को अलग कैसे दिखाया, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और हर कंट्रीज लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं। ठीक है, जैसे बॉम्ब वगैरह भी अगर तुम देखोगे, परमाणु, ये सारी चीजें है ना, तो ये सब सबसे पहले सारी चीजें कौन बना रहा है भाई, इंडिया ने नहीं बनाया, यूएस ही है भाई। उसने ही सबसे पहले किया और फिर सबको कीड़ा लगा कि अरे यार उसने ये सब कर लिया, इस कारण से वो आगे हो गया। तो इसलिए सब अंदर ही अंदर अब बहुत सारे काम ऐसे करते रहते हैं, अब जो आगे निकल जाए, स्ट्रांग दिखाना है ना अपने आप को। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो हाउ चेंज, ठीक है, यूएस फेड रेट कैन इम्पैक्ट इंडिया, हाँ इंडिया को भी इम्पैक्ट करता है और ऐसे बहुत सारी कंट्रीज को भी इम्पैक्ट करता है। और थोड़ा सा डिटेल में रीड करेंगे। द फेड फंड रेट समझ में आ रहा है, ये वही इंटरेस्ट रेट है। फेड फंड रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द टॉप यूएस बैंक, बच्चा अब आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या बस इंडिया में कर रहे हो, जब से वो एलपीजी आया है, एलपीजी के बाद क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब भैया ग्लोबलाइजेशन होने के कारण तो हम भी धंधा बिजनेस कर रहे हैं ना बाहर। अब जब हम धंधा बिजनेस बाहर कर रहे हैं तो वहां के लोग भी इधर आ सकते हैं। तो भैया हमें हमें है ना, ये प्रेशर जो आ जाएगा आरबीआई के ऊपर, उसे मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है। तो जितने भी टॉप यूएस बैंक है, ठीक है, बोरो करते हैं ओवरनाइट मनी फ्रॉम दी कॉमन रिजर्व्स। भैया जो बड़े बड़े बैंक है वो कहाँ बैठे, भैया हमारे यूएस में ही बैठे। ये लोग बोरो वोरो करते रहते हैं, तो भैया इंटरेस्ट रेट का इनको इफेक्ट आता है। ऑल द अमेरिकन बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू पार्क अ पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट। पार्क मतलब क्या होता है बच्चा, पार्किंग वाला ही होता है, देना। ठीक है, चलो, तो पार्किंग पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट विद द फेडरल रिजर्व इन कैश, इंडिया में भी ये होता है। आरबीआई एसबीआई बैंक क्या करता है, एक सिक्योरिटी एसएलआर, एक सिक्योरिटी अमाउंट किसको डिपॉजिट करता है, आरबीआई के पास करता है। सेम यहाँ पे भी ये होते हैं, जितने भी सारे के सारे अमेरिकन बैंक्स है, वापस जितने भी अमेरिकन बैंक्स है, ये डिपॉजिट रखते हैं किसके पास, फेडरल रिजर्व के पास रखते हैं इन कैश। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, ये एक तरीके से क्या है, स्टैटरी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, चलिए, एक्चुअली दी एक्चुअली
द फेड फंड रेट गिव द डायरेक्शन द यूएस इंटरेस्ट रेट। एक तरीके से फंड रेट क्या करता है, डायरेक्शन देता है। जैसे आरबीआई का रेट चेंज होता है तो हमारे नॉर्मल बैंकों में भी इफेक्ट आता है, तो सेम इसके साथ भी यही है। ठीक है, हेडिंग एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम फेड इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है इंटरेस्ट रेट। लेंड करता है रेट फॉर दी कंपनीज, रिटेल कंपनी में भी तो इसका इफेक्ट आएगा, हम जैसे लोगों रिटेल में भी तो हम सब पे इसका इफेक्ट आता है। रिटेल बोरोवर्स विल गो अप। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो भैया ये भी बढ़ जाएगा। नॉर्मल उसने अपना रेट कम किया तो बैंक रेट कम करेंगे, नॉर्मली सारी चीजें कम हो जाएंगी। ठीक है, वाइस वर्सा भी ऐसे होता है। चलिए अब इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया हाइक अ रेपो रेट। क्या होता है ये रेपो रेट, बताओ जरा। हाँ, आरबीआई ने क्या किया, लोन जो भी दिया है ना। इंडिया क्या करता है, इंडिया क्या करता है, हाइक करता है रेपो रेट में नॉट इम्पैक्ट दी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। भैया हमने कुछ किया तो क्या बाहर की कंट्रीज को कुछ इफेक्ट पड़ेगा? अरे भाई नहीं होगा, हमारी करेंसी में भी उतना दम नहीं है। ठीक है, तो भैया हमसे इतना डील भी नहीं है, लेकिन हाँ यूएस की डीलिंग हर किसी से होती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड यूएस इंटरेस्ट रेट मैटर अ लॉट ग्लोबल कैपिटल फ्लोज। एक्चुअली में बच्चा वहाँ फ्लो बहुत ज्यादा है कैपिटल का, लेने देना। यूएस डॉलर में ही बिजनेस किया जाता है, अगर आपने सुना होगा ज्यादातर, क्योंकि वो कमर्शियली बहुत ज्यादा है ना फेमस है। जबकि रेट वाइज उतनी नहीं है, लेकिन कमर्शियली बिजनेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, इसीलिए। तो भैया यूएस से तो और भी बिजनेस है सबका। ठीक है, तो some of the world richest institution investor have their base in the यूएसए। तो बस यहाँ पे अब तारीफ कोई पुल बांधे जा रहे हैं किसके, हमारे यूएस के, कि भैया सारे अमीर लोग उठा के देख लो वहां मिलेंगे, बड़े बैंक्स देख लो वहीं मिलेंगे, बिजनेसेस देख लो। हाँ, लेकिन ये बता रहे कि इसीलिए उसका इफेक्ट यहाँ है, तो हमें भी ऐसा बनना है। जब हम बनेंगे तो हम भी ग्लोबली लीड कर पाएंगे, है ना। और काफी अच्छा भी हमारा चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा, हाँ अच्छा चल रहा है, और हो सकता है कि आगे भी अच्छा हो जाए, हम भी कुछ प्रपोर्शन रखे फिर। ठीक है, अभी तो नहीं है। दे कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कंपेयर द फेड रेट विद द इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द वर्ल्ड। इन्होंने कहा भैया ये तो वर्ल्ड को इफेक्ट करता है और हम तो वर्ल्ड का एक पार्ट है, तो ये सब में भी इफेक्ट आएगा। In the globalized world, market are connected, and increase in the Fed rate will be negative in the general for the US stock market. If lead is another round, this sell off. Sell off मतलब लिख लो बच्चा, sell in low rate. Sell off का मतलब लिख लो, जो कुछ भी बेचना लेकिन स्लो रेट, लो रेट में। ठीक है, ठीक है, इसका रिपल इफेक्ट होता है इंडियन मार्केट में। अगर वहां पे कुछ भी नेगेटिव होगा तो बच्चा यहाँ पे भी नेगेटिव इफेक्ट होगा, वहां का कुछ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा, बस यही चीज समझा रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द फेड रेट गो अप इट विल मेक द आरबीआई, आरबीआई क्या लिखा है बच्चा, हेजिटेंट, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आरबीआई के लिए। अगर कुछ भी रेट ऊपर नीचे होता है तो उस पर भी इफेक्ट आएगा, कटिंग रेट एट द टाइम। रीजन आरबीआई कट रेट, इट विल लीड टू हेवी पुल आउट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर फ्रॉम द इंडियन बॉन्ड मार्केट। अगर रेट कम हुआ और हमारे आरबीआई ने नहीं किया तो यहाँ से लोग क्या करेंगे बच्चा, पैसा पूरा का पूरा निकाल कर वहां देना चालू कर देंगे। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल क्या दिया था, वापस आओ एग्जाम्पल में। यहाँ कितना है 7%, वहां कितना है 12%। हर कोई जाएगा ना भैया वहां डाले, पूरा पैसा यहाँ से उठाकर, जिनके पास भी पैसा है वो भैया भूख किसकी है, रिटर्न की ना। हमें तो रिटर्न चाहिए। यहाँ कितना मिल रहा है 7%, यहाँ कितना मिल रहा है 12%, सब अपना पैसा निकालेंगे, नुकसान ही भले हो रहा हो यहाँ पर, भैया वहां तो डालो, क्योंकि वो नुकसान को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, तो इसलिए उस पर प्रेशर आ जाता है। नहीं ऐसा नहीं होता। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं, करेंसी रेट की बात करूं बच्चा, चलो फॉर एग्जाम्पल हम सेम करेंसी लेवल की बात कर रहे हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, वहीं पे डॉलर पे तो कन्वर्ट होकर ही तो जाएगा, वो सारी चीजें वैसी होगी। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ करेंसी बैरियर है ही नहीं, करेंसी कुछ नहीं, हम सेम करेंसी लेवल की बात करें कि इसमें 7% और तो 12%। हाँ, ट्रेडिंग हमें डॉलर में करने पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, आरबीआई फिर यहाँ से देगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग आओगे कि हमें बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, तुम्हें डॉलर निकाल के देगा ना। समझ में आए? तो यहाँ से बीच में क्या हो जाएगा, डॉलर में कन्वर्ट होकर ही जाएगा, उसी में आपको डॉलर में ही 12% मिलने वाला है, तो मतलब और अच्छा रेट मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, नीचे फिर उन्होंने बताया रुपी वर्सेस डॉलर, फिर वही कहानी करेंसी की बताई उन्होंने। ठीक है, फेडरेट एक तरीके से बच्चा आर हाई, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डॉलर गो अप। इंडिया क्या हो जाती है इसमें, इंडियन रुपये में वीक, मतलब जब डॉलर हाई होगा दैट मीन्स क्या है, इंडियन का रुपया क्या है बच्चा, वीक है। ठीक है, अभी बीच में आपने कुछ टाइम पहले एक मीम बहुत ज्यादा चल रहा था। ठीक है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण। ठीक है, सब लोग बोल रहे थे कि भाई हमारा कहते
क्यों हमारा रुपया जो भी है डॉलर वाइज है ना गिरता जा रहा है। तो फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि सब लोग ये कह रहे थे कि भाई हम लोग कैसा बिजनेस कर रहे हैं, हम कैसा ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी तो कोई ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, डॉलर बढ़ रहा है, ठीक है। और बाकी जो नॉन समझदार लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, उनपे जो क्रैक कर रहे थे कि बताओ यार ये क्या कह रही है, डॉलर बढ़ रहा है, भैया हमारा रुपया गिर नहीं रहा है क्या बच्चा, हम स्टेबल है, वो बहुत अच्छी अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है, डॉलर बढ़ जा रहा है, तो वो बढ़ जा रहा है, इस कारण से हम वीक दिख रहे हैं। तो एक्चुअली में इसमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस समझ पा रहे हो, जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पा रहे थे और बहुत ज्यादा मीम क्रैक कर रहे थे, तो भैया अच्छा है। हाँ, लेकिन डॉलर क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनकी कंट्री बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस कारण से वो अपने रेट को बढ़ा रही है, हम नहीं गिर रहे हैं, हम सही है, वो बढ़ रहे हैं जिस कारण से हम वीक दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है। चलो, तो ये लिखा है बच्चा इन्होंने, फेड रेट हाइक कर रहा है, इस कारण से क्या हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बच्चा, इंडियन रुपी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा कंपैरिजन वाइज, ठीक है। चलिए, वीकर रुपी इज गुड फॉर दी किसके लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हैं, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, बाहर भेज रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि भैया वीक हो गया, अगर रुपया हमारा वीक हो गया तो ये गुड किसके लिए है, इंडियन एक्सपोर्ट के लिए, बट दी किसके लिए, लो ग्लोबल डिमांड, इंपोर्ट तो भैया महंगा है फिर, ठीक है। स्टिफ कंपटीशन लिख लो, स्टिफ कंपटीशन, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा भी फिर ऐसे बिजनेस कर पाना। नॉट लीव मच रूम फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर फॉर द कैपिटलाइज द सिचुएशन, यहाँ पे एक डीबीएस दे रखा है, फुल फॉर्म लिखो, डेवलपमेंट बैंक ऑफ द सिंगापुर, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। उनका ऐसा कहना है कि जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है विल कीप द रूपी, ठीक है, हेल्पलेस, क्यों, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा बच्चा फ्लक्चुएट होते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चा, वल्नरेबल मतलब क्या होता है बच्चा, अप डाउन बहुत ज्यादा होना, तो अप डाउन हो जाना मतलब कि हेल्पलेस हो गया ये, ठीक है। फेड रेट पे हम एक्चुअली बेस्ड होते हैं, यस, करेंसी करेंसी में हम वीक हैं, ठीक, उनकी परफॉर्मेंस बेटर है। और फिर उन्होंने सीधा से यहाँ पे मेरे जो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया कि अगर किसी ने फेड रेट को अगर अप किया या डाउन किया तो प्रेशर आरबीआई के ऊपर है कि उसे भी अप डाउन करना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस करना है, धंधा करना है, उसका प्रेशर आ जाता है। पानी पीते रहे। चलो, नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, तो भैया बॉन्ड में भी प्रेशर आ ही जाएगा, फेड रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्या लिखा है, यूएस के 10 ईयर बॉन्ड सेल की बात आ रही है, एक्सपेक्टेड टू गो अप, उनका बॉन्ड का प्राइस क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। वापस हम यूएस के मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वहां के मार्केट में इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, उन्होंने बोला 12%, तो वहां इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन दी इंडिया की गवर्नमेंट के, लोग क्या करेंगे, यहाँ से पैसे निकालेंगे, यहाँ बॉन्ड में कितना मिल रहा था, सेम एग्जाम्पल, बॉन्ड में कितना मिल रहा था, 7%, वहां बॉन्ड में कितना मिल रहा है, 12%, हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, वहां लगाएंगे, रिटर्न अच्छा मिल रहा है ना। एग्जाम्पल देके बस बता रहे बच्चा, इन्वेस्टमेंट का, जैसे इक्विटी कर लो, बॉन्ड कर लो, डिबेंचर कर लो, जो भी है, ये बस एग्जाम्पल देके बता रहे। आरबीआई रेपो रेट, हायर फेड रेट होगा तो इस कारण से क्या हो गया, रेट अगर वो हाई होगा तो हम वीक हो जाएंगे। इंडिया इंपोर्ट बिल इज लाइकली टू गो अप, इंपोर्ट करना तो महंगा पड़ जाएगा ना, इंपोर्ट तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। पुटिंग प्रेशर ऑन दी आरबीआई, आरबीआई को प्रेशर होता है इसलिए वो भी क्या कर देगा, वहां रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो यहाँ भी बढ़ा देगा। एटलीस्ट रिफ्रेन फ्रॉम दी कटिंग रेट अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, हमें कोई दिक्कत ना हो, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में प्रॉब्लम्स ना हो, इस कारण से बढ़ाना पड़ता है। तो आरबीआई को बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, ये भी एक प्रेशर इन्होंने बताया, ठीक है। और हमारे इंडिया का इंटरनल प्रेशर अलग है, ठीक है। चलिए, क्या फेड पॉलिसी समझ में आया, पहले इन्होंने आपको क्या समझाया, फेडरल रिजर्व सिस्टम क्या है, उसके काम क्या है ये बताया, फिर इंडिया में कैसे इफेक्ट आता है ये समझाया। अब एक दूसरी पॉलिसी की चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारी अब किससे रिलेटेड है, आरबीआई। अब ये इंटरनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं, मेन हेडिंग क्या थी कि भैया स्टॉक मार्केट में पढ़ रहे हैं ना, कि बहुत सारी पॉलिसी जो हमारे स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करती है, अभी फेड रेट में आरबीआई पे प्रेशर आएगा तो हमारा स्टॉक मार्केट भी हिलेगा, ठीक है। अब इन्होंने आरबीआई भी बोला, आरबीआई अगर अपना इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करता है, क्रेडिट रेट ऊपर नीचे करता है, तो इसका इफेक्ट क्या दिखेगा, स्टॉक मार्केट में भी दिखेगा। तो स्टॉक मार्केट इंटरनल इंडिया के अंदर जो चीजें हो रही हैं उससे भी इफेक्ट होगा, और बाहर जो हो रही है उससे भी इफेक्ट होगा। आ जाइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ क्रेडिट पॉलिसी विच एम pursuing the higher growth with the price stability, आरबीआई का भी काम ये है भैया, हम प्राइस की स्टेबिलिटी चाहते हैं। द टर्म
मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को हम आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी बोल सकते हैं या फिर मनी मैनेजमेंट पॉलिसी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी का काम है। अगर आरबीआई देखता है कि भैया मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत लिक्विडिटी है, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, यही होता है। अगर उसे लगता है कि भैया मार्केट में पैसा बहुत कम है, तो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, मतलब पैसे दे देता है मार्केट में, फिर इस कारण से आगे पूरा का पूरा चेन बनती है। ठीक है, चलिए बैंकर्स व्यू की बात करें, what should be supply of the money in the economy, also what direction the interest rate should move the banking system, ये सारा काम हमारे आरबीआई का होता है। आ जाइए, आरबीआई के ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है, हेडिंग से समझ में आ जाएगा क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ को रैपिडली करना, रैपिड ग्रोथ चाहता है। ठीक है, इफ द आरबीआई अडॉप्ट द इजी क्रेडिट पॉलिसी इट वुड बी रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट। अगर आरबीआई चाहता है कि मुझे इजी करना है, तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। एक्सचेंज रेट को भी क्या करना चाहता है, स्टेबल। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है, और जो हमारी स्टेबिलिटी है, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी मतलब वही जो डॉलर ये, ठीक है, हम स्टेबल चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। फ्लक्चुएशन अच्छी बात नहीं होती है, बहुत अप भी होना और एकदम से डाउन हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम तक नीचे में अगर स्टेबल भी हो तो भी अच्छी परफॉर्मेंस है, अप डाउन से ज्यादा फ्लक्चुएट होने से अच्छा स्टेबल होता है। तो हम अपने एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर डॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर हाइक मार देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी जो मैं बता रही थी ना निर्मला सीतारमन का जो स्टेटमेंट, वो ये कह रहे थे कि हम सही है, हम स्टेबल करके बैठे हैं अपनी कंट्री की इकोनॉमी, एक्सचेंज रेट को, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करे, इस कारण से वो हाई हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट एट द होम करेंसी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, बस मीनिंग में है। ठीक है, पहला दो बात हम पढ़ क्या रहे, आरबीआई के क्या पढ़ रहे, आरबीआई के मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी की हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रो करना, ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रो करना। दूसरा, एक्सचेंज रेट को क्या करना, स्टेबल करना। तीसरा क्या लिखा है, प्राइस की स्टेबिलिटी, मतलब ये महंगाई जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अप डाउन होता है, प्राइस को भी स्टेबल करना। ठीक है, कीप द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री इन चेक, ध्यान रखते हैं कि भैया क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बोथ को, हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, अप डाउन करना दोनों। इन्फ्लेशन तो हार्मफुल है, लेकिन डिफ्लेशन भी हार्मफुल है, अप डाउन नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट आरबीआई मेंटेन करना चाहता है फेयर बैलेंस, ना ज्यादा ऊपर जाए ना ज्यादा नीचे गिरे। तीन चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इक्वल करने की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम पूरा एक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, चलो वापस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होना, पहले मेंटेन रखना। हम ट्राई करेंगे सरप्लस हो जाए ना, सरप्लस हो जाए मतलब क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए। ठीक है, बस ये लिखा है, मेंटेन करो बीओपी इक्विलिब्रियम। ठीक है, बीओपी इज टू एस्पेक्ट, सरप्लस और डिफिशिट्स। हम ट्राई करते हैं कि भैया सरप्लस हो जाए। ठीक है, बस ये सारी बातें बताइए, ये मेंटेन करना है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बताओ, मनी को क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी, चेंज कोई बात नहीं, चेंज इन दी मनी सप्लाई कॉज दी डिसइक्विलिब्रियम ना हो, मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी न्यूट्रलाइज। हमें आरबीआई को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है, सप्लाई मेंटेन रखना है ताकि वो न्यूट्रल हो, बहुत ज्यादा भी मनी मार्केट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हाउएवर this monetary policy always criticized on the ground that if money supply is kept constant then it would be difficult to attain the price stability। देखो सारी चीजें ना एक दूसरे से लिंक है, अगर नोटिस करोगे सब में हमें स्टेबिलिटी चाहिए। अब चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो अब करेंसी हो, चाहे अब आपका क्या हो एक्सचेंज रेट हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल नहीं होना चाहिए, ये तो हम चाहते हैं ऊपर ही जाए, है ना। चलो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ओवर किया और फिर आपको एक्सप्लेन किया जाता है बैंक रेट। ये हमारे आरबीआई के बैंक रेट की बात हुई, जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा था, फेड फंड रेट पढ़ा था, फेडरल रिजर्व सिस्टम उनके सेंट्रल बैंक का रेट, ऐसे ही हमारा भी। ठीक है, चलिए रेट ऑफ आरबीआई डिस्काउंट बिल्स फॉर दी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक समझते हैं, नॉर्मल एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, दिस बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व द कमर्शियल एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स। बहुत सारे बैंक्स होते हैं, कमर्शियल होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ये सब बैंक नेम दे रखे हैं। ये शॉर्टकट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। ठीक है, क्या लिखा है, EXIM लिखा है ना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, बैंक एंड अदर अप्रूवल जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब इन्वॉल्व होते हैं, इनको इससे इफेक्ट पड़ता है। अगर बैंक रेट इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बाय द कमर्शियल बैंक। सेम अगर आरबीआई ने क्या किया, इंक्रीज किया, तो किसको इफेक्ट होगा, सारे के सारे कमर्शियल बैंक को भी इंक्रीज हो जाएगा, यही बात बोलिए। अगर इन्होंने क्या किया, डिक्रीज किया, तो भैया इसका इफेक्ट मार्केट में भी आपको दिखेगा, वाइस वर्सा लिखा है। रिडक्शन इन द क्रेडिट वॉल्यूम, चलो
अगर मैं कह रही हूँ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो क्रेडिट लेने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो भी क्या हो जाती है, कम। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, जमाने भर में लोन लेना चालू हो जाएगा, भैया इंटरेस्ट रेट तो बहुत ही कम है, लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखा है बैंक्स हेंस डिक्लाइन द मनी सप्लाई, इंक्रीज द बैंक रेट, ठीक है, टाइटनिंग द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आरबीआई ने अगर इंक्रीज किया है, दैट मींस आरबीआई क्या कर रहा है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहा है, स्ट्रिक्ट कर रहा है। समझ में आया? यही चीज अब धीरे धीरे उन्होंने बताया, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, सब सुना है आपने, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रिजर्व, रेपो रेट, सब सुना है, ठीक है। अब होता है कि हमने सुना बहुत कुछ है लेकिन हम इसे लिख नहीं पाते, ठीक है। मेन फर्क किससे पड़ता है बच्चा, कंटेंट में। ये सारी चीजें ट्वेल्थ में पढ़ी है, ट्वेल्थ में पढ़ी है ना तुम लोगों ने, ये सारी चीजें ट्वेल्थ में पढ़ी है। अब मुझे बताओ रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट एक रेट होता है जिसमें एसबीआई, पंजाब नेशनल, सारे कमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट ये लिखा है, तो मैंने ऐसे ब्रैकेट में पॉइंट वाइज बना दिया, तो क्या पहला पॉइंट लिख लोगे। इसके अलावा और क्या याद आ रहा है, ठीक है, और चीपर रेट, ठीक है, और ये तो आरबीआई के ऊपर है ना, कम ज्यादा वो कर सकता है। बच्चों अब इसका इफेक्ट बताए, देखो इन्होंने कंटेंट कैसा लिखा है, देखो बनता सब है, बस मैं चाहती हूँ कि तुम लिखो कैसे। अगर ये रेपो रेट क्या होता है, ये दूसरा पॉइंट बना दिया, अगर ये रेपो रेट क्या होता है, रिड्यूस होता है, कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कम हो गया तो चीप रेट में उसे मिल जाएगा। अब ये बात यही आपने बोला। अगर रेपो रेट क्या होता है, इंक्रीज होगा, तो डिस्करेज होगा, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, नहीं लेगा, कम ट्राई करेगा। ऐसे ही है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आप क्या करोगे, ट्राई करोगे ना लो, कम हो गया बहुत ज्यादा ट्राई करोगे लेने का। सेम आरबीआई, आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया तो ये लोग नहीं लेंगे, ट्राई करेंगे कम लेंगे, कम हो गया तो भैया ज्यादा से ज्यादा लेने का ट्राई करेंगे। तो ऐसे तीन पॉइंट बन गए। पहले पॉइंट में क्या बताया आपने, मीनिंग बताया, दूसरे में इंक्रीज का इफेक्ट बताया और डिक्रीज का इफेक्ट बताया, समझ में आ गए, तीन पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, डिस्करेज द पब्लिक बोरिंग मनी, एनकरेज देम टू डिपॉजिट। जैसे हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, जनता पे क्या इफेक्ट होगा, ये तो बैंक की बात हो गई, जनता में क्या इफेक्ट होगा, वो क्या करेंगे, लोन नहीं लेंगे, और जिनके पास पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि उनको सेविंग में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ना बच्चा। बात समझ में आ रही है? तो ये तीसरा पॉइंट है, बात समझ में आ रही है। लिखने वाला कंटेंट बता रही हूँ, बनता सबको है लेकिन लिख नहीं पाते। क्या चार बातें लिख पाओगे रेपो रेट में, मीनिंग बताओगे, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज, और क्या बताएगा, जनता पे भी क्या इफेक्ट आएगा, क्लियर है। सेम कैश रिजर्व रेशियो को पहले मीनिंग बताओ क्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कैश रिजर्व रेशियो एक अमाउंट होता है विच द कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन, किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास एक कैश पोर्शन रखता है, मीनिंग लिख दिया। अब सीधा इफेक्ट बताओगे ना, अगर आरबीआई ने ये इंक्रीज कर दिया कि ज्यादा रखो, तो बैंकों के पास कम पैसा होगा, बैंकों के पास कम पैसा होगा तो मार्केट में वो कम देगा। अगर आरबीआई ने बोला कि ये पैसा ज्यादा नहीं रखना, मेरे पास कम रखना, तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, और बैंकों के पास ज्यादा होगा तो ज्यादा लोन देगा। बच्चा यही लिखा है इन्होंने, आरबीआई इंक्रीज कर देगा सीआरआर तो क्या, या फिर डिक्रीज कर देगा सीआरआर तो क्या, वेरी गुड, रिडक्शन ऑफ दी सीआरआर, मूव मनी इन दी हैंड्स ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। तो मार्केट में क्या इफेक्ट होगा, तो क्या ऐसे चार पॉइंट्स बना पा रहे हो सबके, पक्का। सेम नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अपने पास लिक्विड मेंटेन करके रखना। अगर आरबीआई ने बोल दिया अपने पास ज्यादा मेंटेन करना है लिक्विड, तो मार्केट में ज्यादा नहीं दे पाओगे, जब ज्यादा नहीं दे पाओगे तो वो भी ज्यादा नहीं ले पाएंगे। समझ में आ रही है ना बातें, बस मैं कह रही हूँ क्या पॉइंट्स बना पा रहे हो। होता है क्या, तुम लोग को बस मीनिंग याद रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो प्लीज एक्सप्लेन करो, इंक्रीज का इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट डिक्रीज का इफेक्ट, मार्केट में क्या इफेक्ट आ रहा है, बना लोगे। चलो नेक्स्ट, अब रेपो रेट ऊपर पड़ा था, इसमें बोल दिया रिजर्व। अब कौन किससे ले रहा है, आरबीआई लोन ले रही है, आरबीआई बड़ा बैंक है, वो लोन ले रहा है छोटे बैंक से, ठीक है। अब इसका भी प्राइस अगर बढ़ गया तो क्या इफेक्ट, डिक्रीज हो गया तो क्या इफेक्ट, मार्केट में क्या इफेक्ट, क्या समझ में आ रहा है, लिखने के तरीके पता चल गए, बस यही है। इट इज द रेट आरबीआई बोरो करता है किससे, कमर्शियल बैंक से, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ठीक है, और वाइस वर्सा, इंक्रीज अगर होगा तो कमर्शियल विल गेट मोर इंसेंटिव भाई, ठीक है, पार्क देयर फंड विद द आरबीआई और डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट। कुछ नहीं, बस चार बातें करके पॉइंट्स बनाने का, पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्लियर है। तीसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं हम, मेन हेडिंग क्या थी, बहुत सारी पॉलिसीज पढ़ रहे हैं जिससे मार्केट में इफेक्ट आएगा। अभी जब हमने ये आरबीआई की पॉलिसी पढ़ी, क्या इससे हमारे मार्केट में इफेक्ट आएगा, हाँ। स्टॉक मार्केट में भैया फ्लक्चुएशन होंगे क्योंकि पैसा कम ज्यादा हो रहा है, तो इन्हीं पे तो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है।
चलिए अब तीसरी पॉलिसी, पहला हमने फेड पॉलिसी पढ़ा, दूसरा आरबीआई की पॉलिसी पढ़ा, क्रेडिट पॉलिसी, तीसरी क्या है, हेडिंग क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो चलो ये तो दो चीज पढ़ाती भी थी मैं तो, है ना। अब 11th के बच्चे इतना ध्यान नहीं देते तो बात अलग है। क्या लिखा है यहाँ पे, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ठीक है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई। इन्होंने कहा भैया ये कुछ इन्फ्लेशन इंडेक्स है। आ जाओ, पहले इंडेक्स का मतलब, इंडेक्स इट इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ डेटा। इंडेक्स एक डेटा ही है, इस डेटा को हम कंपेयर कर कर, है ना, कंपैरिजन करके समझते हैं कि भैया हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बेसलाइन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। आज अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, पास से कंपेयर करेंगे। सेम आज हम डेटा इकट्ठा करके रखेंगे ताकि फ्यूचर में हम इसको यूज कर सके। इन्फ्लेशन इंडेक्स एक तरीके से एक इकोनॉमिक टूल है जो कैलकुलेट करता है, मेजर करता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन दी इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितनी महंगाई आई ये इंडेक्स से ही पता चलता है, तो इसीलिए आपको इंडेक्स के कैलकुलेशन सिखाए जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, कोई बात नहीं। हेडिंग क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है, इंडाइसेस मतलब इंडेक्स ही है, ठीक है। चलो इन्फ्लेशन के इंडेक्सेस है, इन्होंने कहा भैया इंडिया का देखते हैं और आपको यूनाइटेड स्टेट का बताते हैं। इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहला इन्होंने बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, शॉर्टकट में सीपीआई लिखा जाएगा। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, शॉर्टकट में क्या लिखा होगा, डब्ल्यूपीआई, ठीक है। ये टू मेजर इंडेक्स है जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों यूएस में क्या लिखा है, सीपीआई लिखा है और पीपीआई लिखा है। सीपीआई तो वही ऊपर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और पीपीआई क्या बच्चा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करने वाला, कंज्यूमर हम जो यूज करते हैं, प्रोड्यूसर जो बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। और हमारी इंडिया में प्रोड्यूसर की जगह क्या यूज कर रहा जाता है, होलसेलर। होलसेलर होता है जो लमसम रखता है, और रिटेलर जो छोटे छोटे बेसिस में होता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया हम इंडिया वाला समझाएंगे तुम्हें, क्यूएस वाला समझाएंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स समझाएंगे और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो बच्चों पहले ही मैं डिफरेंस बिटवीन तुमको सिखा दूं, समझा दूं, आ जाओ। पहले आप समझो हेडिंग क्या है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई डब्ल्यूपीआई कंज्यूमर तो समझते हैं, होलसेलर भी समझते हैं, तो उसी को बेस लेकर चलना। मीनिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक तरीके से इंडिकेट करता है एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कंज्यूमर जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, प्राइस खरीदता है, उसमें जो उसको चेंज दिख रहा है एट द रिटेल लेवल, छोटे लेवल में जो वो खरीदता है, ठीक। इसका ऑपोजिट क्या है, होलसेल, लमसम में खरीदता है। डब्ल्यूपीआई एक तरीके से अमाउंट है एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट द होलसेल लेवल। तो डिफरेंस क्या है, ये रिटेल लेवल में बताता है, या होलसेल लेवल में। मीनिंग नेक्स्ट क्या बोलता है, सीपीआई ये मेजरमेंट की बात हो रही है, ये बेस है रिटेल प्राइस में विच इंक्लूड सारे के सारे कॉस्ट, टैक्स सब कंसीडर करेगा। ये डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस है जो कि प्राइमरी आर्टिकल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब क्या, होलसेल में पूरा लमसम रख रहे हैं तो मैनेज भी तो करना पड़ता है, पूरा एक बार में बिक जाता है क्या। रिटेल छोटे लेवल में होता है और होलसेल क्या होता है, बड़े लेवल में होता है। तो भैया आपको मेंटेन करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, मैनेजमेंट के भी जो खर्चे मेंटेन करना। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो खराब भी हो जाती है, पेरिसेबल गुड्स भी होते हैं जिनके लिए फ्रीजर एंड ऑल होलसेल लेवल में। तो बस यही कह रहे हैं कि भैया हम प्राइमरी आर्टिकल को भी देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर प्राइस को भी देखते हैं, फ्यूल आइटम्स, एक्स फैक्ट्री प्राइस फॉर द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, इसमें थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशंस आती है कंपैरिजन टू रिटेल, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन की बात करें, हाँ बच्चा, जैसे फैक्ट्री होता है, आपने कभी सुना है कि ये आउटलेट है, क्या होता है वो आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट क्या होता है, डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है, ठीक है। और फैक्ट्री से डायरेक्ट आता है तो उसकी प्राइस भी थोड़ी सी कम रहती है, उसमें थोड़ा सा अप डाउन रहता है प्रोडक्ट में। तो वो एक्स फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री से नहीं मिल रहा है, फैक्ट्री के बाद एक बार में आपको लमसम किसी आउटलेट में दे दिया गया है। आपने देखा बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज होती है जैसे एडिडास, प्यूमा, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इनके अलग से फैक्ट्री आउटलेट आते हैं। थोड़ा सा उसमें कुछ अप डाउन रहता है जिस कारण से उसको थोड़े से सस्ते में बेचा जा रहा है, तो वो शोरूम में नहीं बेचते। शोरूम में उनकी क्या होती है भैया, गुडविल रेपुटेशन पे बात आ सकती है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उसको ऐसे भी बेचा नहीं जा सकता। तो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 10,000 का शूज है, वैसे तो बहुत ही सस्ता बोल रही हूँ, बहुत महंगे महंगे होते हैं इनके, ठीक है। 10,000 का शूज है तो शोरूम में 10,000 का मिलेगा, लेकिन क्योंकि उसमें हल्का सा एक थ्रेड निकल गया, एक धागा निकल गया, कुछ भी इधर उधर हो गया, शूलेस का ही कुछ अजीब सा हो गया, तो गुडविल मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं भैया, फैक्ट्री आउटलेट में भेज देते, वो आपको 6,000 5,000 इन सब में मिलेगा। बात समझ में आ रही है, तो यस वो रहता है। तो बस ये कह रहे हैं कि इनमें हम सारी चीजें देखते हैं, प्राइमरी आर्टिकल भी देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेज करने वाला खर्चा भी रहता है, फ्यूल आइटम्स जो होते हैं, एक्स फैक्ट्री प्राइसेस जो भी इनकी लग रही है, इन सबको ध्यान रखा जाता है। सब सब सब
सब सब सब कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चा, ये फर्स्ट स्टेज होता है। डब्ल्यूपीआई क्या होगा? सबसे पहले फैक्ट्री से निकल कर कहाँ जाएगा? होलसेल के पास जाता है, और फिर क्या होता है? ये फाइनल, ये क्योंकि कंज्यूमर के पास लेकर जाता है। प्राइस पेड बाई दी, इसमें प्राइस कौन पे करता है? हम कंज्यूमर पे करते हैं। ये कौन करता है? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर। चलिए इन्फ्लेशन मेजरमेंट की बात करेंगे तो सीपीआई, बच्चे वापस से, ये सीपीआई है क्या? ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है, डब्ल्यूपीआई भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है, लेकिन ये सीपीआई किसका? कंज्यूमर वाला, रिटेल लेवल में करता है, और ये होलसेल लेवल में कितनी महंगाई बढ़ी वो ये कैलकुलेट कर कर बताता है, ठीक है। CPI यूज फॉर एडजस्टिंग इनकम एक्सपेंडिचर स्ट्रीमली चेंज इन दी कॉस्ट ऑफ द लिविंग, ये टोटल कंज्यूमर के ऊपर होता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। सब कंज्यूमर अपने लिविंग स्टैंडर्ड के बेस पर ये सारी खरीदते हैं, ठीक है। अब खुद देख तो बच्चा, जिसका लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है वो ज्यादा ब्रांडेड चीज लेकर आता है, ज्यादा महंगी चीजें, ठीक है। जिसका नहीं है वो कम, तो इनका टोटली डिपेंड चेंज इन दी कॉस्ट ऑफ द लिविंग। Primary use of the WPI is to have inflationary trend in the economy as a whole। भैया इसको कंज्यूमर से थोड़ा लेना देना है, ये तो पूरी इकोनॉमी से लेना देना रहता है इसका, बात समझ में आ रही है। चलिए कलेक्शन ऑफ डेटा, यूपीआई डेटा किससे कलेक्ट करता है? इन्वेस्टिगेटर्स बाय द विजिटिंग मार्केट, जो कंज्यूमर मार्केट में विजिट कर रहे हैं उनसे डेटा इससे लिया जाता है। अब यहाँ पे किससे लिया जाएगा? प्राइस ऑफ द डब्ल्यूपीआई कलेक्टेड द वॉलेटरी बेसिस, यहाँ होलसेलर को अप्रोच किया जाएगा। वापस सीपीआई का डेटा किससे लिया जाएगा? कंज्यूमर से। होलसेलर का किससे लिया जाएगा? होलसेलर से ही, और वो भी वॉलेंटरी बेसिस में, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, हर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता क्योंकि, ठीक है। कवरेज की बात करेंगे, सीपीआई कवर करता है ओनली कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर सर्विसेज, डब्ल्यूपीआई कवर करता है गुड्स इंक्लूडिंग द इंटरमीडिएट गुड्स ट्रांजैक्टेड इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे गुड्स तो हमें समझ में आ गए, ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फाइनल अभी प्रोसेस नहीं हुई है, बीच में है अभी, ठीक है। चलो फिर उन्होंने बोला डेरिवेशन ऑफ द डेटा, डेरिवेशन मतलब ड्राइव करना। सीपीआई जो वेट है ड्राइव करता है फ्रॉम दी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा, ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है किस पे बेस होता है? कंज्यूमर के खर्चे करना, ठीक है, उसका जो सर्वे का डेटा है। WPI प्राइमरली बेस्ड ऑन दी नेशनल अकाउंट्स और एंटरप्राइजेस सर्वे, एंटरप्राइजेस ऑब्वियसली बड़े लेवल में होते हैं तो इनको एंटरप्राइजेस के, ये कंज्यूमर पे बेस्ड है, और ये बड़ी बड़ी एंटरप्राइज है और नेशनल अकाउंट्स पे बेस्ड है जो होलसेल मेंटेन करते हैं। तो ये क्या मुझे बताओ, शॉर्ट में समझ में आया? अब सारी चीजें बस आपकी बुक ने दे रखी है, आओ सबसे पहले क्या दे रखा है? डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई क्या बताया? होलसेल प्राइस इंडेक्स बाय द ऑफिस। अब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कौन करता है? हम लोग नॉर्मल आम इंसान तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही होगा। कौन कर रहा है? इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये रिस्पॉन्सिबल है इस सर्वे करने को लेकर, ये डेटा कैलकुलेट करने को लेकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज अर्लियरली, पहले क्या किया जाता था? वीकली बेसिस, मतलब हफ्ते में एक बार तो ये डेटा लिया जाता था, ठीक है। फिर अब ये क्या कर दिया बच्चा? बाद में इसको क्या कर दिया? मंथली कर दिया। हफ्ते हफ्ते लेना बहुत मुश्किल है, तो अब हमने क्या कर दिया? महीने में एक बार डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। बस इन्होंने ये बोल रखा है सिंस 2012 ये कहते मंथली हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, साइलेंट नोट, नीचे कुछ बातें बता के रखी है। बेस, इससे पहले भी बेस ईयर आया था जब हमने ये सेंसेक्स ये सब पढ़ा था। सेंसेक्स का बेस क्या था? 100, और इसका निफ्टी का 1000। तो बेस हमने एक 100 वैल्यू ले रखी थी, 1000 हमने एक वैल्यू ले रखी थी, जिससे हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, यही होता है। सेम इन्होंने बोला जब हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स आपको कंपैरिजन करके बता रहा है, तो होलसेल में इन्होंने बोला कि हमारा जो बेस ईयर रहेगा क्या रहेगा? 100 ही लेगा। हमने बेस ईयर किसका ले रखा है? हम कंपेयर करें 2004-5 के डेटा को। वापस हमने एक बेस ईयर ले लिया है, कौन से साल से हम कंपेयर कर रहे हैं? हमने बोला 2004-5 का एक साल ले लिया, और आज जहां हम एग्जिस्ट करते हो समझ लो फॉर एग्जांपल 2024, हम इसका कंपैरिजन देख रहे हैं। उसका कंपैरिजन हमने बोल दिया 100 रुपए था, तो आज जो भी रहेगा, आज हम कह रहे 500 आया, 1000 आया, मैं कह रही हूँ चलो 1000 आया, पहले 100 था आज 1000 है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 900 का। बात समझ में आ गई? तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं कह रही हूँ आज आता है 220, पहले कितना था? 100, आज कितना आया? 220, तो कितना बढ़ गया? 120। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कैलकुलेशन की जाती है। इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, मत टेंशन लेना, ठीक है। नेक्स्ट आइटम्स, इन्होंने बोला होलसेल में अब कौन से प्रोडक्ट होते, तो बहुत सारे आइटम्स है, तो कौन से प्रोडक्ट्स लेंगे? इन्होंने कहा हमने एक लिस्ट निकाल के रखी है जिसमें टोटल कितने आइटम्स है? 676 आइटम्स को लिया जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट लिए जाएंगे इन दी डब्ल्यूपीआई, ठीक है। जिसमें से उनका प्राइस का कोटेशन, भैया होलसेल के कितने सारे लोग हैं, तो सबसे प्राइस कोटेशन लिया जाएगा, तो इसमें कितने प्राइसेस लिए जाते हैं?
5482 प्राइस कोटेशन ले जाएंगे। ये थोड़ी सी उन्होंने डिटेलिंग बताई है, थोड़ी सी बताई, पूरी नहीं बताई। पूरी बताते तो एक प्रैक्टिकल भी दे देते। प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है, थ्योरेटिकल चीजें ही है, डिफरेंस बिटवीन ही आता है। इससे पहले एग्जाम में आ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन ही आए। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट समझाया जा रहा है कि होलसेल जब प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ आइटम्स लेंगे, कुछ आइटम्स की प्राइजेस लेंगे, वो सब देखा जाता है। ठीक है, दीज आइटम्स डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरी, तीन, एक प्राइमरी, दूसरा fuel and power, then manufacture product. WPI is not taken into the consideration of the retail price or price of the service. क्या लिखा है? नहीं लेगा, है ना? क्यों नहीं लेगा? क्यों भेदभाव करे रिटेल के साथ? क्योंकि उसकी अलग कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल की बात हो रही है। WPI रिलीज, ये भी सॉरी CPI रिलीज नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में उन्होंने बोल दिया है CPI हम लेते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स का अलग। देखो बच्चा, ये रिटेल की बात हो रही है, तो रिटेल में उन्होंने कैटेगरी बनाई है। एक उन्होंने बोल दिया कि भैया कुछ वर्कर्स होते हैं, कौन से? इंडस्ट्रीज वाले, उनसे अलग डेटा लिया जाएगा। एग्रीकल्चर लेबर से अलग डेटा लिया जाएगा, जो रूरल लेबर्स भी बोल सकते हैं जिन्हें, और रूरल अर्बन का कंबाइन कर कर हम चाहते हैं एक्चुअल में लिविंग स्टैंडर्ड बेस हम देख रहे हैं। ऊपर देखा था हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग, जब हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग देखा तो भैया एग्रीकल्चर लेबर्स का अलग है, इंडस्ट्रियल लेवल का अलग है, रूरल और अर्बन लोगों का अलग है, तो इनका कॉम्बिनेशन करके हम अलग देखें, तब हम एक्चुअल डेटा के पास ले पाएंगे। अगर हम सबको सेम मानेंगे और फिर प्राइसेस देखेंगे तो भैया हम करेक्ट करेक्ट कैलकुलेशन में नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए इन्होंने ये सारे बाइफर्गेशन दिए। फर्स्ट टू कौन सा वाला? इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। फर्स्ट टू आर दी कंप्लाइंट रिलीज बाय दी लेबर ब्यूरो। ऊपर अभी हमने देखा ना, ये जो WPI था, इसको कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट था, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। इन्होंने बोला लेबर ब्यूरो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एम्प्लॉयमेंट का काम है, वो ये कैलकुलेशन करेगी। द थर्ड वाला कौन सा? अर्बन और रूरल जो कंबाइंड था। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस को ये काम दिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है। इनको बोला भैया ये जो सर्वे है, ये जो डेटा कैलकुलेशन है, ये आप करेंगे। ठीक है, इंडिया RBI जो है, RBI क्या यूज करता है बच्चा? CPI यूज करता है, कंबाइंड वाला, रिलीज बाई जो इसने किसने दे रखा है? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस ने दे रखा है फॉर द इन्फ्लेशन पर्पस। RBI जब मॉनेटरी अपनी पॉलिसी बनाता है तो वो इसको यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाते वक्त। क्या ये बातें समझ में आ रही है? कुछ टेक्निकल बस नाम दे रखे हैं, डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंडेक्स कैलकुलेट करने की। क्लियर है? चलिए, इसका भी बेस ईयर क्या है बच्चा? 100, लेकिन उन्होंने किस ईयर का ले रखा है? 2012 का ले रखा है। ठीक है, ये भी रूरल और अर्बन का जो कंबाइन वाला है उसकी बात हो रही है, मतलब बाकी के दो उन्होंने नहीं बताए, सबके अलग अलग होंगे। ठीक, चले अब इन्होंने बोला इसमें भी कुछ रिटेल प्रोडक्ट को रखेंगे, तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया का अलग अलग ले रखा है बास्केट में। ठीक है, रूरल एरिया का कितना ले रखा है? कितने प्रोडक्ट्स होंगे? 448। देन अर्बन का कितने ले रखे? 460। CPI को डिवाइड कर रखा है किसमें? 6 मेन ग्रुप्स में। उन्होंने कहा इतनी डिटेलिंग हम नहीं बताएंगे ग्रुप्स में क्या क्या है। इन शॉर्ट बच्चा, हमें ना रिटेल लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने, प्राइस समझनी है कि भैया उसमें कितना इन्फ्लेशन आया। सीधा न्यूज चैनल हमें बताता है, सरकार हमें बताती है इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, ऐसा बताता है ना, उसके पीछे की ये कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी होती है। कोई भी काम आसान दिखता है लेकिन वो आसान नहीं होता है, पीछे की कैलकुलेशन बहुत सारी रहती है। ठीक है, चलिए अब इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस बताए, जो डिफरेंस मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिए, एक बार रीड करोगे, बस प्रेजेंटेशन अच्छा बताया मैंने, दैट्स इट। ठीक है, हाँ, इसके में जितने भी चार्ट्स इस चैप्टर में पढ़े, ज्यादा तो वैसे है नहीं, सब एक साथ शेयर करूंगी जैसे पहले फर्स्ट चैप्टर के किए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? इम्पैक्ट पॉलिसीज। जो उन्होंने स्टार्टिंग में हेडिंग बोली थी ना, क्या थी वो हेडिंग? कि बहुत सारी पॉलिसीज है जो स्टॉक मार्केट में इफेक्ट करती है। पहली पॉलिसी क्या थी? फेड पॉलिसी थी, FED। ठीक है, फेड पॉलिसी समझ में आया। वहां यूएस के बैंक ने बढ़ाया, मतलब यहाँ RBI में भी प्रेशर है। RBI को प्रेशर है तो भैया इंडियन मार्केट में इंडियन इन्वेस्टर्स को आ गया, स्टॉक मार्केट में अप डाउन हो गए। दूसरा हमने क्या पढ़ा? RBI की क्रेडिट पॉलिसी। भैया RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो भैया हमको तो इफेक्ट स्टॉक मार्केट में आ ही गया। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ा? इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन्होंने कहा भैया हमारा CPI बढ़ेगा ना, WPI बढ़ेगा ना, तो स्टॉक मार्केट में तो इफेक्ट आएगा ही, क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसे उस हिसाब से कम ज्यादा होंगे ना। महंगाई बढ़ेगी तो पैसे कम है, महंगाई कम होगी तो पैसे ज्यादा है, पैसे ज्यादा है तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, पैसे कम है तो स्टॉक मार्केट में निकालेंगे पैसे कि भैया नहीं है पैसे, जो है यूज करो। ये सेम बातें इन्होंने किसकी लिखी है? मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से भैया इफेक्ट होता है।
लो इंटरेस्ट रेट, बोरो कैन बोरो मनी एट द लोअर इंटरेस्ट रेट, जनरल बातें वही है, इंटरेस्ट रेट कम तो बोरो भी ज्यादा होगा। इन्फ्लेशन रेट अगर इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना है। मेंटेन द ऑप्टिमल इन्फ्लेशन रेट, हमेशा ट्राई करना है ऑप्टिमम, है ना, पर्याप्त। प्राइमरी टास्क है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एनी नेशन, तो इन्होंने कहा जो डब्ल्यूपीआई है सीपीआई है, इंश्योर करता है कि भैया हम क्या करें अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करें। तो यही सारी चीजें उन्होंने घिसी-पिटी फिर से बताई है। जनरल जनरल बातें क्या समझ में आया बच्चा? यहाँ पे ये टॉपिक होता है हमारा ओवर। ठीक, तो मार्क करना है, फटाफट कर लो अगर करे तो। आ जाओ, पेज नंबर कौन सा है? 38। हेडिंग क्या है बच्चों? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, शॉर्टकट में क्या लिखा है? ईटीएफ लिखा है, ठीक है। एक्सचेंज समझ में आ गया, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने वाला फंड, अभी हेडिंग तो यही बोल रही है। आओ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक तरीके की सिक्योरिटी है, एक तरीके की क्या है? सिक्योरिटी, जो क्या ट्रैक करती है बच्चा? ट्रैक ऑन दी, ट्रैक एंड इंडेक्स, जो इंडेक्स को ट्रैक करती है। इंडेक्स अब समझ में आ चुका है बच्चा अच्छे से, ठीक है, विद कैलकुलेशन वगैरह भी। देखो इन्होंने बोला कंज्यूमर के भी इंडेक्स हमने बताया, होलसेल के भी, ऐसे मैंने क्या बोल दिया था, ऑटोमोबाइल के भी तो इंडेक्स होते हैं ना। देन फार्मास्यूटिकल बिजनेस बोल दिया मैंने, उसके इंडेक्स हो गए, सेंसेक्स निफ्टी, ये तो है ही, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के, देन एनर्जी के, टेलीकम्युनिकेशन के, तो ऐसे सबके खुद के इंडेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक तरीके की सिक्योरिटी है जो ट्रैक करता है किसको? इंडेक्स को। इंडेक्स समझ में आ गया, किसी का भी इंडेक्स, या फिर किसको ट्रैक करता है? कमोडिटी को। कमोडिटी में कोई भी कमोडिटी की बात हो रही है बच्चा, गेहूं चावल सब आ जाएगा इसमें कमोडिटी, ठीक है। देन कोल पेट्रोलियम ये सब कमोडिटी में ही आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड्स तो समझते हैं, ठीक है। और बास्केट ऑफ दी एसेट मतलब बहुत सारी चीजों, अलग अलग वेराइटीज रखी हुई है, ठीक है, पोर्टफोलियो काइंड ऑफ लाइक अ इंडेक्स फंड, ठीक है, इज ट्रेडेड इन द सिक्योरिटी मार्केट। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी एक तरीके की सिक्योरिटीज ही होती है जो इन सब को ट्रैक करती है, इन सब को ट्रैक करती है, इंडेक्स को करती है, कमोडिटी को करती है, सबको ध्यान, सबको देखती है और उस हिसाब से ये अपनी खुद की एक वैल्यू बनाती है। इन सिंपल वर्ड बोला जाए तो एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड है ये एक फंड है दैट ट्रैक फिर से इंडेक्स या फिर सेंसेक्स या फिर निफ्टी। क्या है बात समझ में आ रही है? अगर निफ्टी बढ़ेगा तो इसकी सिक्योरिटी की वैल्यू, बच्चे ये भी एक तरीके से डेरिवेटिव है। वापस वॉरेंट क्या था? डेरिवेटिव टाइप, ये भी क्या है? डेरिवेटिव। ये कह रहा है कि भैया मैं एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हूँ, लेकिन मेरी जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो अंडरलाइंग एसेट्स क्या है? सेंसेक्स है, क्या है? निफ्टी है, कोई भी इंडेक्स है, कोई भी कमोडिटी है, कोई भी बॉन्ड्स, कोई भी बास्केट ऑफ एसेट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं एक अलग से डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं एक सिक्योरिटी हूँ जिसका बेस इसमें से कुछ भी हो सकता है। When an investor buys shares of a unit, जब ये इन्वेस्टर ये शेयर्स या फिर इसकी यूनिट खरीदता है, ही बाय शेयर्स एंड यूनिट ऑफ द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो खरीदता है, इस पोर्टफोलियो में कुछ भी हो सकता है। दैट ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने ऑटोमोबाइल का इंडेक्स खरीदा, मतलब ऑटोमोबाइल अगर बढ़ेगा तो भैया अपने आप क्या बढ़ जाएगा मेरा? एक्सचेंज ट्रेडेड। देखो हेडिंग समझो, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने वाले कोई भी फंड्स, कोई भी सिक्योरिटीज, इन सब को लमसम क्या बोला जाता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF जस्ट रिफ्लेक्ट, ये बस आपको क्या बताता है? परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स, जिसको वो क्या कर रहा है? ट्रैक कर रहा है। अनलाइक रेगुलर म्यूचुअल फंड, इन्होंने कहा भैया ये म्यूचुअल फंड नहीं है, इसके जैसा नहीं है। ETF ट्रेड लाइक अ कॉमन स्टॉक ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंज में अलग से एक सिक्योरिटी, डेरिवेटिव भी एक इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव भी एक डॉक्यूमेंट है, सिक्योरिटी है जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ऐसे ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी क्या होता है? ट्रेड होता है, ठीक है। ये उसी का टाइप है, ये उसी का टाइप है। द प्राइस ऑफ द ETF चेंज एज पर द ट्रेडिंग मार्केट टेक प्लेस, जैसे जैसे मार्केट अप डाउन होगा तो ये भी अप डाउन हो जाएगा। ट्रेडिंग वैल्यू ऑफ द ETF डिपेंड ऑन द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग, बोल दिया ना इन्होंने आखिरकार कि मैं क्या हूं? एक अंडरलाइन स्टॉक हूं। दैट रिप्रेजेंट ETF जनरली हैव हायर डेली लिक्विडिटी, इसकी जो लिक्विडिटी है वो कंपैरेटिवली हाई है डेली बेसिस में, फीस इसकी कम है देन दी म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इन शॉर्ट अगर शॉर्ट में बोलूं, कुछ नहीं, ये डेरिवेटिव का एक टाइप ही है जिसके अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकती है। जनरली क्या होगी? इंडेक्स। जनरली क्या होगी बच्चा? इंडेक्स। और ये इंडेक्स किसी का भी हो सकता है। हम कहते हैं ना कि हम जो पैसा लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं टाटा कंपनी के किस में लगा रही हूँ? इक्विटी में लगा रही हूँ। रिलायंस कंपनी के डिबेंचर में लगा रही हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा रही हूँ, किसी में भी लगा सकती हूँ ना। ऐसे मैंने क्या बोला कि भाई मैं अपना पैसा किस में लगा रही हूँ?
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये क्या कर रहा है, किसी और को वॉच कर रहा है। मतलब मैंने एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में लगाया, वो किसी को भी वॉच कर सकता है, कोई कमोडिटी भी हो सकती है बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बॉन्ड्स बास्केट कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं, एक सिक्योरिटी। म्यूचुअल फंड जैसे ही है, मैंने म्यूचुअल फंड वालों को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड ने मुझे बहुत सारी स्कीम्स दिखाई, उन्होंने बोला किस पे लगाना है, बहुत सारे पड़े थे ना, रियल एस्टेट में लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, ठीक है, या फिर वो कह रहे इंडेक्स में लगा रहे, किस में भी लगा सकते हैं ना म्यूचुअल फंड। सेम हमने इसमें लगा दिया और इसने क्या कर दिया, किस में भी लगाया ये, लेकिन आपको बताएंगे कि किस में लगाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की तरह है। एक वारंट भी पड़ा था, वारंट क्या था बच्चों, डेरिवेटिव भी होता है, ऑप्शन होता है कि वो आगे चल के वारंट को क्या कर दिया जाएगा, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपको अगर कन्वर्ट करना तो भैया कन्वर्ट करो, अदरवाइज आप अपना मैच्योरिटी का जितना रिडीम होता है पैसा वो लेकर नक्की करो। बात समझ में आ गई? तो अब इस चैप्टर में डेरिवेटिव बचा है और वो मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सॉरी मार्केट सर्विलेंस। तो ये दो टॉपिक लेके कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज की सभा समाप्त। गटक जा गरम पानी पूरा का पूरा, गटक जा।